नमस्कार साथियों, हमें अलारिया अकेडमी पर आज ये हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सेकंड पार्ट है, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इन्हें स्किप मत कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, जैसे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ये चैप्टर ऐसा है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, 2-3 भी आ जाते हैं, तो अंत तक हमारी क्लास में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है। इस तरह की सूचना के आधार पर मूल्यांकन कौन सा कहलाएगा? ये जांच सूची कहलाएगा, निरीक्षण, प्रश्नावली या साक्षात्कार। निरीक्षण जो होता है, एक तरह से निरीक्षण करते हैं हम, पता ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्नावली भी नहीं होगा। साक्षात्कार जैसे किसी बच्चे को सामने बैठाकर किया जाता है। तो हमारा इसमें जांच सूची हो जाएगा। जांच सूची में से ही हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। जांच सूची इसका आंसर सही बैठेगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी सबने, कौन सा इसके अंतर्गत आएगा? अनुक्रिया, संश्लेषण, प्रत्यक्षीकरण या ध्यान देना। तो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी में जो बताया है उसमें अनुक्रिया भी नहीं है, प्रत्यक्षीकरण भी नहीं बताया, ध्यान देना भी नहीं बताया है। उन्होंने जो स्तर बताए हैं उसमें से संश्लेषण भी एक स्तर है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आया हुआ भी है ये। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या फिर फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये कोई आकलन का उपयोगी और रोचक कोई प्रक्रिया नहीं है। और विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, ये भी गलत होगा, क्योंकि विद्यार्थियों में हमें तुलना नहीं करनी है ना। और फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, आया हुआ है ये भी सीटेट में। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? आकलन बहुत किफ़ायती, मितव्ययी होना चाहिए। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से सिद्धांत पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। ब्राहा परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या फिर विद्यालय ब्राहा परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती, मितव्ययी होना चाहिए, इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आकलन जो असेसमेंट है उससे मितव्ययी होने का कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ग्रेड की तो बात ही नहीं है। असेसमेंट कभी भी ग्रेड की बात नहीं करता है, ग्रेडिंग की, वो बस आकलन, छात्रों का आकलन करता है, असेस करता है। तो ये भी गलत होगा हमारा। विद्यालय ब्राहा परीक्षकों की निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी गलत होगा।
तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा इसमें। ग्राह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब एक शिक्षक जानता है अपने छात्रों को कि मतलब कितना ही वो ज्ञान अपना ग्रहण कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। इसमें नेगेटिव पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की रुचियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ या उनकी क्षमताएं, बताइएगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान करता है, अतिरिक्त पूछा है इसमें, तो रुचियों का भी ध्यान करता है, अधिगम शैलियों का भी, क्षमताओं का भी, लेकिन आवश्यकताओं का ध्यान नहीं करता। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है, किस पर बल देता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकन कर रिकॉर्ड करने और सुधारने के लिए, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर तो बल नहीं देता है, असेसमेंट एंड एवल्यूशन। सीखने की को सुनिश्चित करने के लिए भी किसी स्केल पर परीक्षण नहीं करता है ना, और शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य भी नहीं होता, एक एडजस्टमेंट थोड़ी ना है वो तो छात्रों को देखना है कि उनका जो सीखने का है ग्राफ वो कितना हुआ है। तो हमारा आंसर इसमें थर्ड सही हो जाएगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को सुधारा जा सके। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो जो हमारा वातावरण होता है, परिचित वातावरण होता है छात्र का, तो वो अधिक सीखने में सभी छात्रों की मदद करता है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ इसमें सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, केवीएस में भी आपके बहुत लाभकारी होने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए क्लास में। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या करने के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता करें, जिससे विशिष्टता का प्रदर्शन करने में अभिप्रेरित हो सके। तो छात्र इसमें पूछा गया है, आकलन प्रारंभ किया गया था, विद्यालय आधारित जो आकलन है वो किस लिए प्रारंभ किया गया था? राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति विकेंद्रीकरण, ये तो कोई वो नहीं है, बोर्ड को बढ़ावा नहीं दिया है इसमें, और विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या और गतिविधियां लेखन अध्यापकों द्वारा अभिप्रेरित किया जा सके, ये भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना तो कर ही नहीं रहे हैं असेसमेंट में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, असेसमेंट। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है।
अभिक्षमता परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। इसमें निदानात्मक परीक्षण द्वारा गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोज़ाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं या फिर व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना कम करने में, ये अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने में, या फिर यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाए जिससे कि सुधार किया जा सके। तो शिक्षण के लिए परीक्षण का तालमेल बैठाना तो कोई हुआ नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो इम्पोर्टेंट होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो आवश्यक है कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन कर रहा है, बच्चे में कितना सुधार आ रहा है, ये सब देखने के लिए। तो हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? बार बार रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, भले ही थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है इनमें, लेकिन बार बार आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, ये पृथक और श्रेणीकरण उद्देश्य को प्रोत्साहन के लिए। तो बताइएगा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो ग्रेड और अंकों के लिए तो नहीं हो सकता ये, जांच परीक्षण के लिए भी नहीं होगा, पृथक और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए भी नहीं है ये, एक तरह से प्रेरणा के लिए होगा, असेसमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, या आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। असेसमेंट जो होता है हमारा, ये ईश्वर बल नहीं देता। आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के लिए के अनुसार होना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा इसमें। और समाप्ति पर तो आकलन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। छात्रों का असेसमेंट होता रहना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं, आकलन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है।
बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या फिर सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने, जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि बच्चों को बांटना नहीं है। और प्रतियोगिता में प्रतियोगितात्मक भावना भी नहीं रखनी है उन्हें, और तनाव और दबाव भी उत्पन्न नहीं करना उनके लिए। तो जो सुधार लाना है, असेसमेंट करना है एक चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के जो कितना सीखा है उसने, असेसमेंट यही है, लर्निंग फॉर असेसमेंट। तो हमारा ऑप्शन इसमें सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो इसमें हमारा तुलनात्मक मूल्यांकन हमें नहीं करना है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें यह केवल एक बार करना चाहिए वर्ष के अंत में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में नहीं करेंगे तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, और बच्चे का फिर हम सुधार कैसे करेंगे, क्या करेंगे फिर। तो हमारा इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त होता है। तो यहीं तक आज की क्लास है हमारी, अगली क्लास हमें जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।